Question number 48. At what height over the Earth's pole the free fall acceleration decreases by 1%? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अर्थ के पोल से कितना ऊपर फ्री फॉल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये 1% से डिक्रीज होगा। 1% से डिक्रीज होने का मतलब होता है हाइट शुड बी वेरी स्मॉल। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइट अगर स्मॉल हो तो GH का फॉर्मूला होगा G1 माइनस 2H बाई आर। और रिमेम्बर तुमको परसेंटेज डिक्रीज बोला है, परसेंटेज डिक्रीज 1% है। मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपको अभी बता देता हूँ वापस से। फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी का परसेंटेज डिक्रीज हो, कोई भी क्वांटिटी, चाहे वो G हो, V हो, T हो, R हो, कुछ भी हो, इट इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। फाइनल वैल्यू मतलब GH, इनिशियल मतलब G, क्योंकि सरफेस पे G थी, हाइट पे GH हो गई, अपॉन G इंटू 100। करेक्ट। इसकी वैल्यू तुमको दी हुई है, क्या दिया हुआ है इसका वैल्यू 1%। इसका वैल्यू कितना बोला हुआ है 1%। सही है। इसका मतलब यू हैव GH माइनस G अपॉन G इक्वल टू 1/100। 1% मतलब 1/100, 10⁻²। तो ये पता होना चाहिए। अब इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करो फिर। मतलब बेसिकली तुम्हारे पास क्या है, GH माइनस G अपॉन G ये है, ये दिया हुआ है, और पूछा क्या है हाइट। क्या पूछा आपको, हाइट। हाइट पूछा है ना, यस। तो क्या करेंगे, कैन आई राइट डाउन GH इक्वल टू G इंटू 1 इज G माइनस 2H बाई आर इंटू G। सिर्फ G को मल्टीप्लाई कर दिया, चलता है ऐसा, चलेगा, यस। ये जो 2H G बाई आर है इसको शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा G माइनस GH, और ये जो G है इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो क्या हो गया, 2H बाई आर इक्वल टू G माइनस GH बाई G। करेक्ट, वही है, वही 1% है। अब बोलोगे यहाँ तो GH माइनस G था, यहाँ पे G माइनस GH है, और तो डिक्रीज है ना, डिक्रीज में नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना नेगेटिव। हाँ, तो इसमें से माइनस साइन तुम कॉमन निकाल लोगे ना, इसमें से तुम माइनस साइन कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा GH माइनस G बाई, ये वैल्यू कितनी है 1% है, तो वैल्यू कितनी है 1/100। और क्योंकि डिक्रीज था तो डिक्रीज कभी भी क्या होता है, माइनस होता है, तो ये भी क्या है, माइनस है, तो ये माइनस है, याद रखेंगे। तो 2H बाई आर इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 10⁻²। करेक्ट, ओके। तो क्या आ गया, H क्या आ गया, H क्या आ गया, R/2, R/2 इंटू 10⁻², 10⁻²। what is R, 6400 किलोमीटर में, किलोमीटर, तो आंसर भी किलोमीटर। 6400/2, 200 इंटू 10⁻², तो कितना आ गया 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिनका ध्यान नहीं था कोई बात नहीं, नहीं समझा कोई बात नहीं, वापस ध्यान दो। बेसिकली तुमको बोला है कि G की वैल्यू में 1% डिक्रीज है, मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट एक हाइट पे जाएगा G की वैल्यू कम होगी, कितने से कम होगी, 1% से कम होगी। तो हमको पता है हाइट पे GH इक्वल टू होता है G1 माइनस 2H बाई आर। अगर हाइट कम हो तो, और हाइट कम है कैसे समझा, सिर्फ 1% डिक्रीज हुआ मतलब हाइट कम था, तो GH क्या आएगा G माइनस 2HG बाई आर। तो 2HG बाई आर क्या आ गया, G माइनस GH। तो यहां से हमको मिल गया 2H बाई आर इक्वल टू G माइनस GH अपॉन G। ये दिया हुआ है 1%, 1% मतलब 10⁻²। तो H आ गया R/2 इंटू 10⁻²। R की वैल्यू 6400 है, 6400/2 इंटू 10⁻²। ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 32 किलोमीटर। डन। अगला क्वेश्चन, with what angular velocity the earth should spin in order that a body lying at 45° latitude may become weightless? तो अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी कितना होना चाहिए so that there is a body which is at a latitude of 45 degree may become weightless?
तो एक बॉडी को वेटलेस फील करना है 45 डिग्री लैटिट्यूड पे, तो कितना एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, एंड ऑफ कोर्स यू नो, वेट डिपेंड किस पे करता है? वेट इज mg। और अगर आपको याद होगा तो जी थीटा मतलब एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड थीटा, तो वेट एट थीटा इज mg थीटा, करेक्ट? बट डू यू रिमेंबर व्हाट वाज जी थीटा? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सही है? वेट वेट इज प्रोपोर्शनल टू जी थीटा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है ना। आप बॉडी को इक्वेटर पे रखो, किसी भी लैटिट्यूड पे रखो, पोल पे रख दो, मास कभी चेंज नहीं होता है। आप बॉडी को अर्थ से मून पे लेके जाओ, मार्स पे लेके जाओ, मास विल रिमेन सेम, व्हाट चेंजेस इज जी। तो वेट वेट किस पे डिपेंड करता है? जी थीटा पे। अगर वेटलेस होना है तो वेट की वैल्यू जीरो होनी है, मतलब किसकी वैल्यू जीरो होगी? जी की, राइट? बट यू शुड नो दिस, बट फॉर फॉर वेटलेसनेस मतलब वेट जीरो, तो जी थीटा क्या होना चाहिए? जीरो। तो जी थीटा इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बट जी थीटा शुड बी जीरो। तो अभी अगली बात से याद रख लेना डायरेक्टली, वेट जीरो होना मतलब जी जीरो होना, जी थीटा जीरो होना, डन। तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो जी इक्वल टू क्या आ गया? आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा गिवन टू यू? 45। तो cos स्क्वायर 45, व्हाट इज cos 45? 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू। तो cos स्क्वायर 45 कितना होगा? 1 बाय टू। तो ओमेगा स्क्वायर क्या मिल जाएगा यहाँ से? व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम हियर? 2g बाय r। तो व्हाट इज ओमेगा हियर? अंडर रूट ऑफ 2g बाय r, अंडर रूट ऑफ 2g बाय r, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the increase in gravitational potential energy of an object of mass m raised from the surface of earth to a height equal to radius r of earth। अब ये क्वेश्चन ना मैं फुल मेथड से सॉल्व नहीं करके देने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 था। देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 था आपके इस सेट में, वहां पे भी ऐसा ही कुछ लिखा था। हाँ, ऐसा बोला था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको अर्थ के सरफेस से हम लोग एन आर हाइट पे लेके गए, एन आर ई, है ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10 था ना? व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा बोला था, राइट? वही क्वेश्चन है। इफ यू रिमेम्बर इट इज द सेम क्वेश्चन। नहीं तो कोई बात नहीं, अभी वापस देख लेते हैं एक बार। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही क्वेश्चन है। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू हाइट nre फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो फॉर्मूला क्या बना था? mgr n अपॉन n प्लस वन। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है फिर? इस क्वेश्चन में भी तो वही बोला है ना आपको, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी of object of mass m raised from the surface of earth to a height equal to r, height equal to r। तो क्या था वो फॉर्मूला? वो चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? अभी बताया मैंने, एम जी आर एन अपॉन एन प्लस वन। उस केस में हाइट था एन आर, हमारे इस केस में हाइट है आर। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? वन। पुट एन वैल्यू वन, तो पुट एन वैल्यू वन, तो डेल्टा यू क्या आएगा? डेल्टा यू एम जी आर, वन अपॉन वन प्लस वन मतलब कितना? टू। तो हो गया एम जी आर बाई टू। है क्या ऐसा ऑप्शन में? है है ना? तो इफ यू नो दिस बेसिक फॉर्मूलाज, ये जो क्वेश्चन था जिसको 10 से 12 स्टेप लग जाते, वो हमारा इधर ही खत्म हो गया, सिर्फ देख के, सॉल्व ही नहीं करना था। एम जी आर एन अपॉन एन प्लस वन, एच इक्वल टू आर बोला है मतलब एन की वैल्यू वन है, तो वन अपॉन वन प्लस वन मतलब वन बाई टू, तो एम जी आर बाई टू, डन, खत्म। ओके,
तो दैट इज व्हाई ईच क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. तुम्हारा अगर एक क्वेश्चन पे, यू कैन डिस्कस लेटर, अगर आप लोग ना एक क्वेश्चन भी मिस कर देते हो ना, इवन अ सिंगल क्वेश्चन, दैट इज वेयर यू विल लूज योर टाइम. और खासकर जो नीट देने वाले हो, अगर कोई होगा इसमें से जो सीरियसली नीट देने वाला है, जेडबलई का थोड़ा अलग पैटर्न होता है, वहां पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते. लेकिन नीट के एग्जाम में बहुत बार आप देखोगे कि जो क्वेश्चन आपने टेस्ट में दिए हैं, PYQ या फिर ये, इसमें से रिपीट हो मोस्टली. तो अगर आपको याद है बेसिक फॉर्मूलाज, तो आपको फिजिक्स, नीट का फिजिक्स सॉल्व करने के लिए एक 1 आवर में पूरा हो जाएगा, इफ यू ऑफ कोर्स रिमेम्बर. अगला क्वेश्चन, ये भी इजी है. द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर. अर्थ का एक सैटेलाइट है, 5 आवर उसका टाइम पीरियड है. इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, सेपरेशन इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, मतलब जो उसका रेडियस था वो आर था, अभी कितना कर दिया, 4 आर कर दिया, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया. 4 आर कर दिया कि 5 कर दिया, इंक्रीज टू 4 टाइम्स मतलब 4 आर, इंक्रीज बाय 4 टाइम्स मतलब 5 आर. ओके, यहाँ पे इंक्रीज टू बोला है, मतलब आर था तो कितना हो जाएगा, 4 आर. द न्यू टाइम पीरियड विल बी, जोक है, व्हाट इज टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू 3/2. तो व्हाट इज T2 बाई T1, R2 बाय R1 रेज टू कितना, 3/2. T2/5, क्योंकि T1 5 आर था, R2 कितना बोला है, 4 आर, ये कितना है, आर रेस टू क्या आएगा, 3/2, आर आर गया. 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8, 8. तो T2/5 इक्वल टू 8, तो T2 इक्वल टू 8 × 5 मतलब कितना, 40 आर. तो 40 आर ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेट 1. अगला क्वेश्चन, what should be the angular speed of earth, what should be the angular speed of earth so that bodies lying on the equator may appear weightless. ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे वेटलेस कौन से लैटिट्यूड पे था, 45 पे, और यहाँ पे कहाँ बोला है, इक्वेटर पे. इक्वेटर पे लैटिट्यूड कितना होता है, व्हाट इज लैटिट्यूड एट इक्वेटर, 0. तो यहाँ भी वही, यहाँ भी सेम, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे. वेट 0 होना मतलब जी थीटा की वैल्यू 0 होना. जी थीटा क्या होता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. तो जी क्या आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. लेकिन एट इक्वेटर यू हैव थीटा की वैल्यू एज 0. तो क्या मिलेगा, जी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाय आर. तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय आर, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय आर. जी की 10 है, जी की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर है. 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6400 × 10⁻³ और अगर 6.4 भी लिख सकते हो, तुम इसको 64 भी लिख सकते हो × 10⁵. 6400 किलोमीटर, 6400 × 10⁻³ मीटर मतलब 64 × 10⁵ मीटर, ऐसा आ गया वो. अब इसका एडवांटेज क्या हुआ, एक 10 ऊपर और नीचे 10⁵, क्या बचेगा, 10⁻⁴, डिनोमिनेटर में 10⁻⁴. तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/64 × 10⁻⁴. व्हाट इज व्हाट इज 64 का रूट, 8. सही है, 10⁻⁴ का रूट, 10⁻⁴ का रूट 10⁻². बराबर. आपको पता है 1/8 कितना होता है, 0.125. 1/2 is 0.5, 1/4 is 0.25, 1/8 is 0.125. 0.125 और ये 10⁻² ऊपर जाके 10⁻⁻² मतलब 1.25 × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन,
So that is the end of first set of questions. We'll start with next set of questions. अब यहां से आगे क्वेश्चंस थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे। डिफिकल्ट लगना मतलब डिफिकल्ट होना ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि ये सारे के सारे जेडब्ल्यू या नीट के पीवाईक्यू है। ये तो पहला क्वेश्चन है, इट इज कमिंग फ्रॉम जेडब्ल्यू नीट 2019। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, फिर देखते हैं क्या करना है। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट ऑफ मास m मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज l। एक प्लैनेट है जिसका मास m है, वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है विद एंगुलर मोमेंटम l अबाउट द सेंटर ऑफ सन। ठीक है, मतलब उसका जो सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कल का जो रेडियस है वो कहाँ पे है, सन के भी सेंटर पे है, ऐसा उसका मतलब होता है अबाउट द सेंटर ऑफ सन। जिनको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा है, ये सन था और सन इज नॉट अ पॉइंट, ऑफ कोर्स सन पॉइंट नहीं है, सन एक स्फीयर होता है और एक प्लैनेट है। प्लैनेट वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हर एक सर्कल का एक सेंटर होता है। तो ये जो सर्कल का सेंटर है वो कहाँ है, सन के सेंटर पे है, ऐसा उन्होंने बोला है। दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग यू, बस। ओके, गुड। देन आगे क्या बोला है, इट्स एरियल वेलोसिटी इज, प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर केपलर सेकंड लॉ? केपलर सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज, क्या था लॉ ऑफ एरिया? The area swept by line joining sun and planet sweeps equal areas in equal intervals of time। उसमें हमने हमने ये शो किया था कि ये जो स्टेटमेंट है ये मैथमेटिकली करेक्ट है। याद है, याद है, हमने शो किया था मैथमेटिकली, डीए बाई डी टी इक्वल टू, याद है? देखो नोट्स होंगे तो देख लो, और हमने क्लास में किया है ये। वेक्टर, वेक्टर्स की हेल्प ली थी हमने, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। मैंने पूछा भी था आपको, बताओ तो दो वेक्टर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, तो तुमने बताया था मॉड ऑफ आर बार क्रॉस वी बार डेल्टा टी। भूल गए? भूल गए अभी? थोड़े दिन पहले, आई थिंक थोड़े दिन से मेरा मतलब है 10-12 लेक्चर पहले, नॉट मोर देन दैट। और वेक्टर या फिर लाइन joining sun and planet sweeps equal areas in equal intervals of time। ये प्रूव करने के लिए हमने थ्योरी क्लासेस में ना डीए बाई डी टी इक्वल टू एल बाई टू एम ऐसा शो किया था। फिर आखिर में बोल दिया था हमने कि मास कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है, ये पूरा ही कांस्टेंट है। तो हमने बोला था कि अगर ये राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो डीए बाई डी टी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कोई भी प्लैनेट हो, इक्वल टाइम इंटरवल में एरिया क्या करता है, इक्वल स्वीप करता है। किया था क्या हमने ऐसा? अरे हमने किया था इसी क्लास में, इसी जन्म में किया था, इन दिस बर्थ ओनली किया था। यस और नो? तो ये जो डीए बाई डी टी है ना, इसी को एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? हाँ तो बताओ आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुड। तो ये जेडबल मेन 2019। मैंने इसलिए बोला कि डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन है नहीं डिफिकल्ट, इजी। हाँ, मैंने ये भी बताया था आपको कि सर्कुलर मोशन हो या इलिप्टिकल मोशन हो, एंगुलर मोशन में हमेशा एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्व होता है। तो सर्कुलर मोशन हो या इलिप्टिकल मोशन हो, यही आएगा। पाथ इलिप्टिकल हो या सर्कुलर हो, आंसर यही आएगा, क्योंकि किसी भी टाइप के एंगुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्व ही होता है। मतलब किसी भी टाइप का मोशन हो, एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट इज ऑलवेज सेम इन सेम टाइम इंटरवल। गुड। तो सॉल्व करने का तो कुछ था ही नहीं, हो गया। 3 के 4 मार्क्स। अगला क्वेश्चन। हम्म तो रूल नंबर 1, फिजिक्स का रूल नंबर 1 किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए,
कभी भी बिना थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के एमसीक्यू स्टार्ट करना नहीं, थ्योरी पता होगा तो ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अ सैटेलाइट टू हाइट h, energy required to take a satellite at height h above earth surface is E1। अर्थ के सरफेस से h हाइट तक लेके जाने में जो एनर्जी लगा वो E1 है। एंड काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू बी इन सर्कुलर ऑर्बिट एट दिस हाइट, मतलब इस सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में जाने के लिए जितना काइनेटिक एनर्जी लगेगा वो कितना है, E2 है। द वैल्यू ऑफ h की क्या वैल्यू होनी चाहिए, फॉर विच E1 एंड E2 आर इक्वल। सही है। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो थ्रू क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू आस्क। तो बताओ क्वेश्चन समझा? वेलोसिटी नहीं, एनर्जी की बात चल रही है यहाँ पे। क्रिटिकल वेलोसिटी तुमको लगने वाला है वो सही है, लेकिन दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी है। सरफेस से एक हाइट तक लेके जाने के लिए जितना एनर्जी है वो E1 है। अब उस हाइट पे सर्कुलर मोशन में सेट करने के लिए जो एनर्जी है वो E2 है, और E1 और E2 सेम है। तो कितनी हाइट पे होगा ऐसा पूछा है। करेक्ट। ये क्वेश्चन भी अगर आप लोगों को ये जो पिछले 52 क्वेश्चंस लिए ना हमने, सारा तुम देखोगे जितने भी PYQ आ रहे हैं ना, इसका कनेक्शन बेसिक्स के साथ होता है। दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं जिसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब तुम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से अर्थ के सरफेस से, और जब मैं सरफेस बोलता हूं तो इनिशियल एस डिस्टेंस इज कैपिटल आर, अर्थ के सरफेस से तुम इसको एक हाइट पे लेके जा रहे हो, हाइट कितना बोला है इन्होंने, लेटर से एच। तो ये फाइनल क्या हो गया, आर फाइनल। तो हमने पिछले सेट में दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जहां पे हम लोगों ने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था, और मैं आपको शो कर सकता हूं कहां किया था। आ जाएगा याद, बहुत जल्दी याद आ जाएगा आपको, क्योंकि सॉल्व किया है ये, कहीं तो किया है। रुको 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 रुको, नहीं ये नहीं। हाँ, इसे ये भी बोल सकते हो तुम, ये भी ले ही सकते हो, सेम ही है। ये ये लुक, क्या है क्वेश्चन, क्या है? एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू सैटेलाइट ऑफ मास एम रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल M टू ट्रांसफर इट फ्रॉम अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r1 टू अनदर रेडियस r2। क्या आया था? gmm/2 1/r1 माइनस 1/r। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी सर्कुलर ऑर्बिट में है सैटेलाइट, हमारे क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या? नहीं। तो थोड़ा सा चेंज होगा। चलो ठीक है, वो क्वेश्चन ढूंढने की जगह पे डिराइव ही कर लेते हैं, बेटर ऑफ, ज्यादा फास्ट हो जाएगा वो। तो वी विल जस्ट डिराइव दिस। तो बताओ, what will be change in potential energy, final potential energy minus initial potential energy? What is potential energy? Minus G capital M small m upon R। यहाँ पे क्या, R final minus of minus G capital M small m upon R initial। सही है, गुड। तो G capital M small m कॉमन निकाल लो, -1/R फाइनल प्लस 1/R इनिशियल। मतलब बेसिकली ये ऐसा है, G कैपिटल M स्मॉल m 1/R इनिशियल माइनस 1/R फाइनल। R इनिशियल कितना था, व्हाट इज इनिशियल R, व्हाट इज फाइनल R प्लस H। तो ये आ जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m, R इनिशियल इज R, और दिस इज R प्लस H। इसको सॉल्व कर लो पहले। G कैपिटल M स्मॉल m R प्लस H माइनस R, मतलब H अपॉन R इंटू R प्लस H। ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या नाम दिया है, E1। ऐसा क्वेश्चन में बोला है E1, बोला है ना, ऐसा बोला है क्या? यस, ठीक, बराबर। और इस हाइट पे, H हाइट पे अगर सैटेलाइट को
सर्कुलर मोशन में सेट करना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज E2। सर्कुलर मोशन में सेट करना है, मोशन में सेट करना है, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी बाय द वे? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन मोशन कौन सा देना है? सर्कुलर। तो कौन सा स्पीड? क्रिटिकल स्पीड। व्हाट इज वीसी का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर। तो इट इज अंडर रूट ऑफ जी एम बाय स्मॉल आर, इसका होगा स्क्वायर। मतलब हो जाएगा 1/2 एम जी एम बाय स्मॉल आर। व्हाट इज स्मॉल आर? आर प्लस एच। हो गया? हो गया? E2, E1 और E2 की वैल्यू बोली है सेम, तो E1 और E2 सेम बोला है, देयरफॉर E1 इक्वल टू E2। E1 क्या है? क्या E1? G कैपिटल M स्मॉल m H अपॉन R इंटू R प्लस H इक्वल टू E2 कितना है? E2 एम जी एम अपॉन R प्लस H। देखो कैंसल 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 और कैंसल, H की वैल्यू क्या आ गई? क्या आ गई? 2R। 1/2, 1/2 टू, अच्छा ये लिखना रह गया 1/2, ये 2 रह गया था, चलो ठीक है, तो R/2 होगा ना? R/2 होगा। व्हाट इज R वैल्यू? 6400 बाई 2, 3200, 3200 किलोमीटर, मतलब 3.2 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करके रखा है, सिर्फ वो क्वेश्चन अब अलग तरीके से पूछा है, तो जरा देख लो। A satellite is revolving in a circular orbit at a height h from Earth surface। एक सैटेलाइट है जो अर्थ के सरफेस से h हाइट पे रिवॉल्व कर रहा है, such that height is very very less than r, where r is radius of earth। Assuming that the effect of Earth's atmosphere can be neglected, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर होगा तो सैटेलाइट उसमें से पास होगा तो फ्रिक्शन होगा, तो उन्होंने बोला कि भूल जाओ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके, the minimum increase in the speed which is required so that satellite could escape from the earth's gravitational field is। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, सॉल्व किया है हमने। एक सैटेलाइट था जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था, हमने उसको कितना मिनिमम एनर्जी परसेंटेज वाइज कितना एनर्जी बढ़ाना चाहिए या कितना स्पीड बढ़ाना चाहिए, याद है क्या? What should be the minimum increase in the speed so that it escapes Earth's gravitational field? 41.4% आंसर आया था, याद है? सैटेलाइट था, घूम रहा था, तो कितना वेलोसिटी था? क्रिटिकल वीसी था। उसको क्या करवाना है? एस्केप करवाना है, तो कितना होना चाहिए? वीई होना चाहिए। फिर हमने क्या किया था? हमने फाइंड किया था वीई माइनस वीसी बाई वीसी इंटू 100, बराबर? ऐसा ही किया था ना हमने। तो वी क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2 GM/R। वीसी क्या होता है? अंडर रूट ऑफ GM/R। ये सब सॉल्व करके हमको मिल गया था, क्या मिल गया था हमको? 41.4%। कल ही किया था हमने, यस। तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, इट इज द सेम थिंग, सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज में नहीं पूछा है, फ्रैक्शन में पूछा है। चलो कैसे करोगे आप बताओ? हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सर्कुलर ऑर्बिट में है क्या? यस। यहाँ ध्यान दो, आपका ध्यान यहाँ पे, जब सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में हो तो कौन सा वेलोसिटी होता है? वीसी। क्या करवाना है? एस्केप। तो क्या होना चाहिए? वीई। तो आपको डिफरेंस ही तो पूछा है, यही तो पूछा है आपसे, फिर डेल्टा वी तो पूछा है आपको। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, समझेगा क्या बोला है। देखो, मिनिमम इंक्रीज इन द स्पीड, तो स्पीड पहले से कितना था? वीसी। एस्केप करने के लिए कितना होना चाहिए था? वीई। तो इंक्रीज कितना होगा? वी माइनस वीसी, सिंपल। डू यू रिमेंबर व्हाट इज वी? अंडर रूट ऑफ
2 GM/R। इतना भी क्यों याद रखते हो? अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ VC होता है वो। कल ही बताया था, एस्केप वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। कल ही बताया था मैंने। तो V क्या होता है? रूट 2 टाइम्स ऑफ VC। बराबर। तो √2 - 1 इंटू VC। अभी देख के बता दो ऑप्शन। √2 - 1 एक ही जगह पे है, ऑप्शन नंबर डी। फिर भी जिसको लगता है कि नहीं ये तो आधा ही सोल्यूशन है, तो पूरा बताता हूँ तो कोई बात नहीं। √2 - 1 VC। व्हाट इज VC? √of GM/R। बराबर। व्हाट इज GM? व्हाट इज GM? व्हाट वाज GM? GR²। R और R हो गया कैंसल। तो क्या आ गया? √of GR इंटू √2 - 1 है कैसा? √of GR इंटू √2 - 1। तो आ रहा है डिफरेंस समझ में? हमने अपने पहले सेट में ये सारे क्वेश्चंस किए हैं। ओनली थिंग इज JEE मेंस में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है। तो अगर आप एक बार क्वेश्चन को समझने लग गए तो आई कैन गारंटी यू 95 परसेंटाइल के ऊपर मिलेंगे फिजिक्स। दीज आर माय वर्ड, रिमेंबर। मिलते हैं, उधर लिखा हुआ है, बाद में देखना, अभी नहीं, अभी नहीं। तो अभी अगला क्वेश्चन समझो और मेरे को बताओ तुम क्या करोगे। ये भी 2019 का है, जेई मेंस का। टू सैटेलाइट्स ए एंड बी हैव मासेस। दो सैटेलाइट है ए और बी, मास है m और 2m। दो सैटेलाइट्स है, एक का मास है m, एक का मास है 2m। A is in circular orbit of radius r and B is in circular orbit of radius 2r around the earth। तो जिसका मास डबल उसका रेडियस भी डबल, ऐसा उनका बोलने का मतलब। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज TA/TB इज। देखो अगेन लुक, गाही में हो तो गलती करोगे। हम लोग कैपिटल T किसको डिनोट करते हैं? टाइम पीरियड। इन्होंने तो क्या बोला है? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, लेकिन लिखते वक्त क्या बोला है? TA/TB। तो घाई घाई में ना आप टाइम पीरियड का रेशियो निकाल के लिख देते हैं। पूछा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करने के लिए के की जगह पे टी से डिनोट कर दिया, तुमको कंफ्यूज करने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, नाउ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? बताया था मैंने, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। सही है। कैपिटल जी कैपिटल एम और 2 क्या है? कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या आएगा? मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी, और इनवर्स है तो आर बी अपॉन आर ए। मास ऑफ ए कितना था? m, और बी कितना था? 2m। रेडियस ऑफ बी कितना था? 2r, और ए का कितना था? r। सब हो गया कैंसल, तो बचा क्या? 1। तो रेशियो इज 1। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स, आइडेंटिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स है मतलब मास सेम होगा, ऑफ मास कैपिटल M आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ a ऑफ साइड A। व्हाट शुड बी देयर स्पीड? ये जो पार्टिकल्स है इनका स्पीड कितना होना चाहिए? इफ ईच ऑफ देम रिवॉल्व्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स ग्रेविटेशनल फील्ड। हर एक पार्टिकल जो बाकी के 3 पार्टिकल है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में रिवॉल्व कर रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अदर, राइट, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। और इसका ऑर्बिट क्या है? क्या है? सर्कुलर, राइट। सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर मतलब क्या? सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर मतलब ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है, ये जो पार्टिकल्स हमेशा स्क्वायर पे रहने वाले हैं। और हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। और ये जो पार्टिकल्स है हमेशा किस पे रहेंगे? स्क्वायर पे। मतलब मैं बता देता हूँ वापस से आपको थोड़ा सा। इट इज लिटिल लिटिल हायर लेवल, नॉट मच। तो आइडिया ये था कि एक स्क्वायर है,
स्क्वायर पे क्या है, स्क्वायर पे क्या है, क्या है स्क्वायर पे, मासेस है। और हर एक मास क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। मान लो ये वो सर्कल है, ठीक। तो इमेजिन दिस इज दैट सर्कल, ऐसा है वो। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो पार्टिकल का लोकेशन चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन पार्टिकल का लोकेशन कुछ भी हो जाए, रिमेंबर वॉट एवर इट इज, कुछ भी हो जाए, ये जो पार्टिकल है ना वो हमेशा रहने वाले हैं स्क्वायर पे। किस पे रहने वाले हैं वो, स्क्वायर पे। तो सर, जो आखिरी में बोला ना सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर, मतलब वो आपको ये बोलना चाह रहे थे कि इवन दो, भले ही ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स मूव करते करते भी हमेशा स्क्वायर के वर्टेक्स पे ही रहने वाले हैं, ऐसा उसका मतलब है। आया समझ में? हाँ। तो हम अभी दूसरा स्क्वायर निकाल देते हैं कंफ्यूजन कम करने के लिए। यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन, बराबर? हाँ, पूछा क्या है, क्या पूछा है, व्हाट शुड बी देयर स्पीड। सो व्हाट शुड बी द स्पीड। तो मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका अप्रोच क्या रहने वाला है, व्हाट शुड बी योर अप्रोच फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। There are two things important which are already mentioned here. Number one, what is each particle doing? Circular motion, which is necessary force, centripetal force. Each particle is under the influence of gravitational field of the remaining three. राइट, मतलब और कौन सा फोर्स है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा। हाँ, तो अभी इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या बनना चाहिए, आप एक काम करो, चलो इसका नामकरण कर देते हैं। इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी। कोई भी एक, कोई भी एक पार्टिकल उठाओ और पहले उस एक पार्टिकल पे बाकी के तीन पार्टिकल कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे वो फाइंड करो। और वो जो भी तुमको मिलेगा इक्वेशन, इक्वल टू क्या लिखोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। सही है, तो ये सॉल्व करने से तुमको मिल जाएगा व्हाट इज स्पीड। तो अप्रोच समझ में आया, हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो फोर्स कंपलसरी कौन सा लगने वाला था, सेंट्रीपिटल। हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया ये सोचना पड़ेगा। हर एक पार्टिकल पे बाकी के तीन क्या लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एक पार्टिकल पे जो तीन पार्टिकल मिलकर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, वो क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। गुड, यू हैव 5 मिनट्स टू सॉल्व। तो अगेन, ये जो वेक्टर्स हम लोग सीखते हैं ना, वो वेक्टर्स बहुत काम की चीज है। और वो वेक्टर्स को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अप्लाई किया था। मैंने आपको तब बताया था कि स्क्वायर के एक वर्टेक्स पे अगर फोर्स लगे, स्क्वायर के एक वर्टेक्स पे फोर्स लग रहा है तो बाकी के तीन लगा रहे हैं। तो सबसे पहले जो दो परपेंडिकुलर फोर्सेस है उसको सॉल्व करना पड़ता है। और वो जो दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है वो तीसरे फोर्स के डायरेक्शन में होता है, जिनको मैंने क्या बोला, कुछ भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। तो लेट अस से बी पे कौन से पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, बी पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ए, और कौन, सी, और कौन, डी। बराबर। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सिर्फ नोटेशन पर्पस के लिए हम लिखते हैं, हम इसका यूज कहीं भी नहीं करते, हम सिर्फ इसको लिखते हैं ऐसा। टोटल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, टोटल फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, प्लस टोटल फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी। तो ये जो बी है ना, इस पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं। एक लगा रहा है सी, एक लगा रहा है कौन, ए। पहले इन दोनों को सॉल्व करना कभी भी, ऑलवेज रिमेंबर सॉल्व दिस टू फर्स्ट। देयर आर टू रीजंस बिहाइंड दिस। एक तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो जाएगा अलोंग द डायगोनल। ये आ गया, इसको एफ डैश बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ, एफ डैश। इसको मैं बोलता हूँ फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इक्वल टू एफ। ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इक्वल टू एफ। आप बोलोगे इक्वल क्यों लिखा, ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मासेस तो सेम थे। और किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस भी सेम था, ये भी ए है ये भी ए है, बराबर।
So you should know force on B due to A and force on B due to C both are same. That is equal to G M square. Capital M small m जो भी बोला होगा capital M square अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. ये आ गए दोनों फोर्सेस. इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बोला मैंने? F dash. So let F dash be the resultant of FBA and FBC. दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर स्क्वायर. अगर उसको भी दोनों सेम हुए तो डायरेक्टली रूट टू है. तो एफ डैश आएगा अंडर रूट ऑफ एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर. मतलब एफ डैश आएगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर. मतलब एफ डैश आएगा रूट टू एफ. और एफ हमको पता है, वो बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, बाद में करेंगे, वो फिलहाल नहीं. हो गया. ये तो दो का रिजल्टेंट है. तीसरा फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी इज इन द सेम डायरेक्शन. तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी, इसका डायरेक्शन भी है सेम. क्या है डायरेक्शन? सेम. तो रिमेंबर डायरेक्शन सेम है. रिमेंबर नाउ व्हाट यू कैन से इज, आप ऐसा बोल सकते हो दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी. तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी क्या आएगा? जी m1 m2 m स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. ये ए है तो डायगोनल क्या आएगा? रूट टू ए. तो रूट टू ए का स्क्वायर. डायगोनल क्या आएगा? रूट टू ए. डायगोनल क्या आएगा? रूट टू ए. तो बोलना मतलब ये रूट टू ए है. तो रूट टू ए का स्क्वायर. मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर. मतलब एफ बाई टू, क्योंकि जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एफ था ना. एफ था कि नहीं है? ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी सॉल्व किया है. वी हैव डन दिस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलरेडी. सेम सिर्फ वहां पे चार्जेस थे, यहाँ पे मासेस है. अब एक काम करेंगे, एफ बी डी और एफ डैश जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में है ना. हाँ, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको बोलेंगे एफ डबल डैश. तो लेट एफ डबल डैश बी द रिजल्टेंट ऑफ, किस रिजल्टेंट? एफ डैश का और किसका? एफ बी डी का. तो एफ डबल डैश क्या आएगा? दोनों का एडिशन, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या था? सेम था. तो क्या करेंगे? ऐड. तो एफ डबल डैश क्या आ जाएगा? एफ डैश खुद क्या था? रूट टू एफ. और क्या आएगा? एफ बी डी क्या है? एफ बाई टू. तो एफ डबल डैश क्या आ गया? एफ कॉमन रूट टू प्लस वन बाई टू. बराबर. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसा ही था. तो अगर तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद होता, मैं इसके लिए बार बार बोलता हूँ, फिजिक्स को तुम बाकी सब्जेक्ट के साथ ट्रीट मत करो. उधर होगा एक चैप्टर का दूसरे का कनेक्शन नहीं होगा, इधर है. तो ये याद होता तो तुम्हारा इतने सारे स्टेप्स बच जाते हैं. अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है. अभी तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स मिला है हमको. ये टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स है. क्या ये टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स है? ओके. एफ की वैल्यू क्या थी? जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. करेक्ट. अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये आ जाएगा जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट टू प्लस वन बाई टू इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर. क्योंकि तुमको वी चाहिए, स्पीड चाहिए ना. एम वी स्क्वायर बाय आर. सही है. एम वी स्क्वायर बाय आर. आर इज रेडियस ऑफ सर्कल. व्हाट इज रेडियस ऑफ सर्कल? अगर डायामीटर रूट टू ए है, ए बाय रूट टू ए का आधा, ए बाय रूट टू. तो ये क्या आएगा तुम्हारा? आर क्या आएगा? ए बाय रूट टू. आर क्या होगा? ए बाय रूट टू. ये आ जाएगा आपका ए बाय रूट टू. ठीक. तो ए स्क्वायर का एक ए और ये ए हो गया कैंसल आउट. तुमको वी चाहिए था, तो एक काम करना, वी स्क्वायर इक्वल टू, बाकी सब कुछ शिफ्ट करो इधर. ये वन बाय रूट टू ऊपर गया तो रूट टू एम
एम एम भी कैंसिल कर लो ना, बेटर ऑफ, एम एम भी कैंसिल हो गया। तो ये जो √2 है वो सिर्फ यहाँ पे आके डिवाइड करना है। तो क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा यहाँ पे, GM/A, GM/A, और ये √2 ऊपर गया, यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में गया, कहाँ गया, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर, यहाँ पे आके डिनोमिनेटर, यहाँ पे आके डिनोमिनेटर, और अंदर क्या था, √2 प्लस 1/2, मल्टीप्लाई कर लो, b² इक्वल टू GM/A, √2 इंटू √2 1, √2 by √2 1 प्लस 1/2 ये b² है, तो b क्या होगा, √of GM/A 1 प्लस 1/2, ऐसा दिखना चाहिए, नहीं तो कुछ और होगा, फिर थोड़ा लिखने का तरीका अलग होता है। हो गया, आ गया आंसर, आ गया आंसर, सामने है, नहीं पता, बताता हूँ। आंसर में क्या है, √of GM/A, √of GM/A, √of GM/A, इधर भी हमारे पास √of GM/A अलग कर लो, सेपरेट कर लो, √of GM/A को सेपरेट कर लो, कर लिया सेपरेट, क्या बचा, दूसरे रूट में क्या बचा, क्या है, 1 प्लस 1/2 √2, व्हाट इज 1/2, 0.5, वेरी गुड, 0.5, व्हाट इज 1/√2, 0.7, याद है क्या, ट्रिग्नोमेट्री, sin 45 cos 45, 1/√2, 0.7071, याद होना चाहिए, व्हाट इज √3/2, 0.8606, तो ये 1/2 0.5 आया, 1/√2 क्या आया, क्या आया, 0.7, वेरी गुड, व्हाट इज 5 into 7, 35, so what is 0.5 into 0.7, कितना, कितना, 1.35, 1.35 का रूट, 1.35 का रूट कैसे निकालते हो, ऐसा नहीं होता है वो, व्हाट इज 11 का स्क्वायर, 121, सही है, तो व्हाट इज 1.1 का स्क्वायर, 1. ऐसा ढूंढना पड़ेगा आपको, तो अभी ढूंढते हैं, देखते हैं क्या आया, हो गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, व्हाट इज, अगर तुमने बोला 1.1 का स्क्वायर 1.21, ऐसे बोला ना तुमने, तो 1.2 का स्क्वायर कितना, 1.4, हमारे पास आंसर जो है, हमारे पास जो आंसर है वो 1.21 से बड़ा है और 1.44 से कम है, तो 1.1 और 1.2 के बीच में आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए ना, पहले देख लो है क्या, 1.16, और जिनको भरोसा नहीं है कोई बात नहीं, कैलकुलेटर पे तो भरोसा कर लेना, 1.35 का रूट कितना है, 1.16, तो ये आ गया 1.16 √of GM/A,